Okay, students, so welcome to the session. Today we have included some questions from thermodynamics of JEE Advanced level. तो देखते हैं कि JEE Advanced के लेवल में थोड़ा आइडिया आपको मैं देता हूँ कि थर्मोडाइनमिक्स के किस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। कुछ क्वेश्चंस PYQ उठा के रखे हैं मैंने यहाँ पे, और बाकी उसी लेवल का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप किया है। चलिए देखते हैं। आपको ध्यान में होगा कि थर्मोडाइनमिक्स में अपन मेनली क्या करते हैं, दो पार्ट में चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तरफ तो वो केमिकल इनर्जेटिक्स करके आता है, जिसमें जितने एनर्जी टर्म्स हैं उनके साथ डील करना होता है, और जो दूसरी बात है वो है बेसिकली थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के साथ डील करना, जहाँ बॉन्ड इंथैल्पी और बाकी के जो एनर्जी है उनको डिस्कस करता है ना। तो अगर देखा जाए तो ये थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, जहाँ पे कि इन्होंने क्या किया है, अलग अलग फॉर्मेशन एनर्जी दे रखा है बाकियों का, और आपको उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मेनली बोल रहा है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2 एंड ग्लूकोज इज दिस, एंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये JEE एडवांस में पूछा हुआ है ना, पहले JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर कंबशन पर ग्राम ग्लूकोज, जब से ही बोला स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर ग्लूकोज, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का कंबशन दिखाना पड़ेगा। ग्लूकोज का कंबशन स्टैंडर्ड मतलब 1 मोल का कंप्लीट कंबशन। 1 मोल का कंप्लीट कंबशन कैसे करेंगे, C6H12O6। ये ऑब्वियसली जब भी आप इसको बर्न करेंगे तो ये क्या दे देगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन फाइनली CO2 + H2O दे देता है। ठीक है ना। इसको जब भी बैलेंस करा तो यहाँ 6 लगाया, यहाँ 6 लगाया, यहाँ 6 लगाया, ये हमारा आ गया पार्टिकुलरली इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में कुछ एनर्जी चेंज अकम्पेंड हो रहा होगा, यही अपने से पूछा है। और इस जगह पे जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज नथिंग बट द हीट ऑफ कंबशन। नहीं, हीट ऑफ कंबशन कब बोलते हैं अपन, जब 1 मोल कंप्लीटली बर्न हो रहा हो तो उसको हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। अब देखो किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, जैसे यहाँ पे ये जो डेल्टा H इस रिएक्शन का आएगा, इस डेल्टा H रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं वैसे, हीट ऑफ कंबशन। ये क्या होगा, द समेशन ऑफ, ये डेल्टा H अपन निकाल रहे हैं, द समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। यही काम करते हैं अपन, है ना। अब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है उनकी वैल्यू को आप पुट करना चालू कर दीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो डेल्टा H0 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। इंथैल्पी चेंज तो है ही, बट इंथैल्पी चेंज में कौन सा टाइप आया, कंबशन का टाइप। प्रोडक्ट में देखो यार, प्रोडक्ट में है क्या क्या दे रखा है अपने को, 6 टाइम्स द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये लेना पड़ेगा, साथ में 6 टाइम्स लेना पड़ेगा अपने को स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये सब आप देख चुके हैं नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस में भी। नया क्या है इसमें वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है भाई अपना, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है क्या, यस ग्लूकोज का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ये दे रखा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से ये पता चला कि 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना हो गया, -400 प्लस 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की बात अगर करें तो ये हो गया अपने पास हाँ पहले CO2 के लिए -400, इसके बाद हमारे पास है, अच्छा CO2 के साथ साथ अपने को किसको लेना था यहाँ पे, H2O को लेना है। ये थोड़ा सा इस जगह पे अपन ले रहे हैं H2O को, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड करा और फिर वाटर को इंक्लूड करेंगे। वाटर के लिए जो दे रखा है वो दे रखा है -300, और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है -1300, तो -1300 ये डालना पड़ेगा। ये अपन ने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब फाइनली अगर देखा जाए तो ये अपने पास हो गया -2400 एंड -1800 एंड +1300, है ना। इसको जब भी सॉल्व किया तो अपने पास ये -2400 -1800 एंड +1300, तो ये आ गया अपने को -2900। किस में दे रखा है यूनिट, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल ये आ गया स्टूडेंट्स। और ऑप्शन में -2900 किलो जूल यहाँ पे
आंसर दे रखा है और कोई भी बच्चा इस पर टिक करेगा और आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें हैबिट होता है डेल्टा एच किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करने का। बट सवाल जरा सा पढ़िए क्या कहा इसने। इसने कहा है कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ऑल दो कंबशन, जो हीट ऑफ कंबशन है वो अपन डिफाइन किसके लिए करते हैं? 1 मोल के लिए करते हैं। बट सवाल ने कह दिया पर ग्राम में बताओ, तो ये किलो जूल पर मोल को अब आपको क्या करना पड़ेगा? किलो जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किलो जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किसके कंबशन की बात हो रही है? ग्लूकोज के कंबशन की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली ये -2900 जो आपका पर मोल है, उस मोल को आप जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मतलब 180 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपका -16.11 किलो जूल। तो इसको बोल सकते हैं इतना किलो जूल पर ग्राम, है ना। तो हीट ऑफ कंबशन ऑल्दो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल, बट जैसा क्वेश्चन ने पूछा कि तुम पर ग्राम पे बता दो, तो पर ग्राम पे बता दिया अपन ने, ठीक है ना। ओके, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, ये भी देखा जाए तो आपके थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पे ही बेस्ड है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी वगैरह की बात कर रही है। सेकंड वाले पार्ट पे ये भी बेस्ड है, इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी, मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी बताना है इन C2H2, ठीक है, इथाइन दे रखा है, इसमें बताना है। एंड दैट एनर्जी टेक द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज दिस, और ये हमारे पास डेटा दे रखे हैं। चलिए, ये भी आई थिंक JEE एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब देखना थोड़ा सा, देखिए होता क्या है ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी अपने को निकालना होता है, तो हम लोग मेनली उस इक्वेशन को देखते हैं जहाँ पे उस बॉन्ड एनर्जी को इंक्लूड किया गया हो, मतलब वो कंपोनेंट जहाँ अवेलेबल होगा उसी को पकड़ेंगे। तो हमारे हिसाब से अपने को ऐसा लगता है कि इस वाले इक्वेशन को पकड़ लेते हैं और इस इक्वेशन से हमें क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी के बारे में आइडिया लग जाएगा, क्योंकि C2H2 तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। जनरली आपने JEE मेन लेवल या नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ये काम किया हुआ है। इसमें नया क्या है और डिफरेंट क्या है? नया और डिफरेंट ये है कि जैसे ही आप बोलते हैं कि बॉन्ड एनर्जी बताइए C2H2 के लिए, मतलब C2H2 आपका क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को शो करेगा। और आपको ध्यान में रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कौन से स्टेट में अपन डिफाइन करते हैं? गैसियस स्टेट में, है ना। तो गैसियस स्टेट में जब डिफाइन करते हैं तो मेरे को जो फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे जो इक्वेशन चाहिए वो ये है कि C2H2 इन गैसियस फेज एंड बॉन्ड इज गेटिंग डिसोसिएटेड, मतलब जो कार्बन मेरे को मिलेगा 2 कार्बन वो भी गैसियस फेज में, और जो 2 हाइड्रोजन मिलेगा वो भी गैसियस फेज में। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऐसे डिफाइन होता है। अब अगर आप इसको लेके चलते, इस वाले इक्वेशन को लेके चलते, तो यहाँ पे देखिए कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, इससे हमारा काम बिगड़ जाएगा। मेरा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है, ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, मुझे ये चाहिए। अब इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को करने के लिए मुझे ये अलग अलग डेटा दे रखे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटॉमिक लेवल पे टूट रहा है, कैसे ये कार्बन सॉलिड से गैसियस फॉर्म में टूट रहा है ना। यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन दे दिया, यहाँ पे एटोमाइजेशन दे दिया, ये सारी चीज़ों का यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा देखिए जरा सा, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, जो गिवन इक्वेशंस हैं इसको कर देता हूँ इक्वेशन 1, इसको कर देता हूँ इक्वेशन 2, एंड देन दिस वन इज द इक्वेशन 3। ओके, अब बताओ इन तीनों के बेसिस पे क्या हम यहाँ पहुँच सकते हैं क्या? उसके लिए हमेशा उसको देखिए जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। और आपको चाहिए क्या? C2H2 चाहिए कौन से साइड में? रिएक्टेंट साइड में। और C2H2 गैसियस फेज में होना चाहिए, हाँ गैसियस फेज में है बट प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब इक्वेशन 1 को रिवर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट वाले को। और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन घूमेगा तो कार्बन कैंसल आउट हो जाएगा और H2 गैस कैंसल आउट हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में। इसका मतलब अगर आपको ये इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि इसको माइनस करो और इन दोनों को प्लस करो। मतलब मेरा कहना है कि इस इक्वेशन के लिए -1 +2 एंड +3, ये अगर आप काम करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट दिस इक्वेशन, तभी ये इक्वेशन अपने को मिलेगा। और इस इक्वेशन का फिर इंथैल्पी चेंज अपन निकाल लेंगे हेस लॉ के अकॉर्डिंग। नाउ फाइनली यहाँ से पता चला कि जो डेल्टा H इस इक्वेशन के लिए आएगा
डेल्टा एच क्या आ जाएगा बेसिकली -1 यानी कि -225 +2 मतलब 1410 एंड देन +330 यही ना, -1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ये हो गया। फाइनली अपने पास जो है ये आ जाता है डेल्टा एच, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1515 है ना, पॉजिटिव में आया 1515, इतने किलो जूल पर मोल आ गए इसका। ये किसका इंथैल्पी चेंज है, जो इक्वेशन आपको चाहिए था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए था C2H2 का, तो इस वाले रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो ये रहा 1515। ठीक है, इस वाले रिएक्शन के लिए ये रहा डेल्टा एच 1515। नाउ अब अपने को पता है कि अगर इस वाले इक्वेशन को बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स पे लेके जाए तो क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच इजकल टू, ध्यान में आ गया होगा आपको कि बॉन्ड एनर्जी की जब बात करते हैं ना तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका ले लेते हैं, पहले रिएक्टेंट का और फिर माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बाकी सारे केसेस में पहले आता है प्रोडक्ट बाद में रिएक्टेंट, जैसे इंथैल्पी है, गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज है, बट बॉन्ड एनर्जी में पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट। अब देखो यार यहाँ से डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। C2H2 की बात अगर करें हम लोग तो C2H2 कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है क्या, यही है इथाइन। तो इसमें कौन कौन सा बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व हुआ, एक तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और दो CH वाले, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C एंड प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, यही ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, यार यहाँ पे आ नहीं रहा है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C एंड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। एक बात और ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो बॉन्ड अब रहा नहीं 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये तो सिंगल एटम है, 2 एटम्स कार्बन के 2 एटम हाइड्रोजन के, तो क्या इनके लिए बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होगा, नहीं। इसका मतलब जो बॉन्ड एनर्जी अपना प्रोडक्ट का है वो कितना, वो 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 0। चलिए अब डेल्टा एच की वैल्यू आप पहले से निकाल रखे हैं कितना, 1515 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C निकालना ही है तो इसको x ले लिया, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बोला है क्या, इसने दिया है, यस ये रहा 350, तो x प्लस CH कितने बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स, एक CH ये रहा एक CH ये रहा, तो 2 टाइम्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, सो 2 टाइम्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH 350। फाइनली यहाँ से अगर देखें तो x आ गया 1515 माइनस 700, इसका मतलब ये आएगा 815 किलो जूल पर मोल, ये बॉन्ड एनर्जी निकला C ट्रिपल बॉन्ड C का, है ना। सो फाइनली ये इसमें ऑप्शंस आई थिंक अवेलेबल, हाँ ऑप्शंस ये रहे अवेलेबल हैं, 815 विल बी द राइट आंसर। तो कुछ नहीं है, पहले हमने इन इक्वेशंस का यूज करके स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए कि मुझे कार्बन गैस चाहिए, ये कार्बन सॉलिड दे रखा है, मुझे हाइड्रोजन एटॉमिसिटी में चाहिए, वो सबको ध्यान में रखते हुए तब अपन ने करा है, नहीं तो फिर हमसे गड़बड़ी हो सकती थी, क्योंकि हम लोगों को जनरली हैबिट रहता है कि सीधा इक्वेशन पकड़ो और बॉन्ड एनर्जी किससे काम कर लो, लेकिन पहले हमने क्या किया, इसके लिए डेल्टा एच निकाला और डेल्टा एच के बाद तब फिर बॉन्ड एनर्जी वाला जो काम करते हैं वो कर रहे हैं। तो एडवांस में थोड़ा सा तो लेवल को वो अपलिफ्ट करेगा मेन के कंपेयर में, यहाँ तक का क्वेश्चन मेन का हुआ, जैसे ही ऐड हो गया तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो बाकी फिर अपन थोड़े टाइम के बाद इसमें और आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके थैंक यू।